नमस्ते। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उससे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उससे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय अध्यापक और सखा साथियों, मैं मुकुंद प्रिया जेडपी प्राइमरी स्कूल धानोरे का विद्यार्थी आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो ज्वालामुखी बनकर 1947 को हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की ये देशभक्ति कसौटी थी। उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नूनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेज देती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। तो आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना क्या देशभक्ति है? तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पर लेने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे अपनी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश की समर्पण का भाव है अपनी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा और यही कब्रिस्तान तेरा। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी समाज की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही
फौजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अरे इन्होंने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना ऐसे एक समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। हम ना महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना ऐसे एक समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ही एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इस शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस दुनिया ने तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी तरफ गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारी शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जड़ है ना वो हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का वो युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारा शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना, अपना धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को देश ने शीश निभाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का आरक्षण नहीं बल्कि समाज शक्ति पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वास्थ्य अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब तक एक आदमी नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैकिंदा खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple son of this motherland, feel too proud be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा देश के उस जवान को जो हमारी दिन रात मदद करते हैं, पुलिस और प्रशासन और
और देश के किसान को और देश के उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके साथ बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद। एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से